हेलो फ्रेंड्स, मैं मन मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी और साथ ही साथ हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो सब साथ चलते हुए चलेंगे, ठीक है। और सबको हम कवर करेंगे धीरे धीरे। तो अब हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है पॉलिटी का, जिसका नाम है इमरजेंसी प्रोविजंस, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी होती क्या है? जब भी किसी एक कंट्री में एक क्राइसिस की सिचुएशन पैदा हो जाती है, तब हम उस सिचुएशन को इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है। और ऐसा बहुत बार होता है कि इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो जो भी गवर्नमेंट है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो जाती है, यानी कि सेंटर जो है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसके पास सारी अथॉरिटी आ जाएगी, ठीक है। सेंटर से रिलेटेड तो थी उसके पास, स्टेट से रिलेटेड भी उसके पास अथॉरिटी आ जाती है। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस को आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इंक्लूड करा गया है, ठीक है। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक हमारी इमरजेंसी प्रोविजंस आती हैं और ये पार्ट 18 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इमरजेंसी प्रोविजंस को दिखाता है, ठीक है। अब बात करें हम इमरजेंसी की, तो एक टाइम पीरियड है जो हमारे जहन में, हमारी याद में हमेशा आ जाता है, और वो पीरियड है 1975 से 77 तक, ठीक है। अभी तक इंडिया में एकमात्र ऐसी इमरजेंसी जो होल पैन पूरे इंडिया में लगी थी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जो पूरे इंडिया में लगी वो 1975 से 77 तक लगी। और यहां पर हम एक बात कर रहे होंगे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, ठीक है, जो कि 1978 में पास हुआ। तो जो भी खामियां कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से थी वो यहां पर जाकर सुधारी गई रिगार्डिंग टू इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। तो सबसे पहले इमरजेंसी स्टार्ट करते हैं। तो इमरजेंसी को हमने तीन पार्ट में बांटा है। फर्स्ट वन इज नेशनल इमरजेंसी, सेकेंड वन इज प्रेसिडेंट्स रूल, इसको हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी, या हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, ठीक है। और थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब हम देखें तो नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो चुकी है इंडिया में, प्रेसिडेंट्स रूल और स्टेट इमरजेंसी तो लगातार लगती रहती है कहीं ना कहीं, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी होती क्या है? जैसा कि मैंने पहले बताया, जब क्राइसिस आ जाए, लेकिन क्राइसिस किससे रिलेटेड? क्राइसिस जब यहां पर आए आपका वॉर से रिलेटेड, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन से रिलेटेड, एक्सटर्नल एग्रेशन से रिलेटेड, यानी कि आउटसाइड वॉर चल रहे हो, ठीक है, किसी भी कंट्री के साथ। और थर्ड वन इज आर्म्ड रेबिलियन, आर्म्ड रेबिलियन, जब कोई लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल आर्म्स के साथ, यानी कि बंदूकों के साथ और भी अदर चीजों के साथ लड़ाई करने लग जाए इनसाइड द कंट्री, तब हम इंपोज कर सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, सेम वही बात यहां पर रहेंगे। 1975 से लेकर 77 के बीच में एक बार इमरजेंसी इंपोज करी गई ऑल इंडिया पैन लेवल पर, लेकिन उस टाइम जो इमरजेंसी इंपोज करी गई उसका नाम इन तीनों में से कुछ नहीं था, किसी भी चीज पर नहीं करी गई, वो करा गया इंटरनल डिस्टरबेंस के अकॉर्डिंग, इंटरनल डिस्टरबेंस। यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उन्होंने तीन चीजें लिख रखी थी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस। अब इसी का फायदा उठा के इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी इंपोज कर दी थी, ठीक है। 25 जून के रात 12 बजे करी, यानी कि 26 जून 1975 से इमरजेंसी हमारी स्टार्ट होती है। अब वहीं पर क्या हुआ, इंटरनल डिस्टरबेंस को हटाकर ये आर्म्ड रेबिलियन वर्ड इस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वजह से डाला गया, ठीक है। यानी पहले इंटरनल डिस्टरबेंस था, अब वापस ऐसी इमरजेंसी हर बार ना लग पाए, इसीलिए जनता गवर्नमेंट ने, ठीक है, जनता पार्टी ने, जहां पर मोरारजी देसाई पीएम थे, उन्होंने क्या करा, इस इंटरनल डिस्टरबेंस नाम हटा के आर्म्ड रेबिलियन नाम दे दिया, ठीक है, जिससे इमरजेंसी की जो कंडीशंस है वो कम हो गई। ये हो गया हमारा ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन, यानी कि लगेगा कब, जब वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो और आर्म्ड रेबिलियन हो, तब नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। बात करते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन की, यानी कितने समय तक हम लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। तो देखिए, जैसे जिस दिन प्रेसिडेंट ने कह दिया कि भाई अब इमरजेंसी लगेगी, उसके 1 मंथ के अंदर अंदर हमको दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से, यानी कि लोकसभा से और राज्यसभा से उसको पास करवाना पड़ता है उस बिल को, ठीक है। और वो जो बिल पास होगा वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा,
स्पेशियल मेजोरिटी। अभी स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 मेंबर्स जो भी प्रेजेंट हैं दोनों हाउसेज के, वो वोट कर रहे होंगे फेवर में तो पास हो जाएगी, अगर अपोज में फेवर वोट कर रहे होंगे तो नहीं पास हो पाएगी। ठीक है, क्या है, जब मान लीजिए आज की तारीख हम लेते हैं तो 23rd, ठीक है, तो 23rd को अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया कि भाई आज इमरजेंसी लगनी है तो 1 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है, 1 मंथ के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो इमरजेंसी नहीं लगेगी। अब देखिए यहाँ पर अब 1 मंथ कर दिया गया है, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग में देखें तो 2 मंथ्स का प्रावधान था, मानिए 2 मंथ्स का प्रोविजन था कि 2 मंथ के अंदर अंदर करना पड़ेगा। ये जो चेंज हुआ है ये भी इसी अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है। ठीक है, यानी कि हम बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखेंगे जो इसी अमेंडमेंट एक्ट के दौरान हुए। अब क्या है, अब ऐसा तो नहीं है कि अब एक बार हमने पास करवा दिया लोकसभा और राज्यसभा से तो हमेशा के लिए चलता रहेगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। एवरी 6 मंथ्स, ठीक है, प्रत्येक 6 महीने के बाद हमको वापस लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाना पड़ेगा बिल कि आगे हमको कंटिन्यू करना चाहिए नेशनल इमरजेंसी या नहीं। ठीक है, अब क्या था, जब ये 1975 से 77 तक लगा तब ये रूल नहीं था कि 6 मंथ्स तक चलता रहेगा। तब था कि आपने एक बार पास करवा दिया कि भाई हाँ लग जाना चाहिए, अब वो लगातार चलता ही रहेगा। ठीक है, जब तक एग्जीक्यूटिव यानी कि पार्लियामेंट की कमेटी जो होती है, ठीक है, कैबिनेट कमेटी जो होती है वो तब तक ना चाहे तब तक। ठीक है, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ने ये भी चेंज करा कि 6 मंथ्स का लगातार हमको पास करवाना पड़ेगा उसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल खत्म होता है। अब आता है रिवोकेशन, हटाया कब जा सकता है। हटाने के दो कंडीशंस हैं, या तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट कह दे कि भाई अब बहुत देर इमरजेंसी लग गई हटा दो तो डायरेक्ट हट जाएगा, या लोकसभा और राज्यसभा में बिल लाया जाए कि महाराज जी बहुत देर तक हमने इमरजेंसी सह ली, अब हटा दीजिए, अब नॉर्मल हमको जीना है, तब ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो पास होगी बिल वो स्पेशल मेजोरिटी से ही होगी, यानी कि 2/3 मेजोरिटी हमको चाहिए मेंबर्स की। अब इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं अगर नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाए, तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया आपको जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाएगा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास सारी पावर आ जाएगी कि वो अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी काम कर रहे, जो स्टेट है उसके सब्जेक्ट्स पर भी काम करे। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट पर भी वो काम करेगी। ठीक है, सब्जेक्ट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट ये आपको देखने होंगे। ये कुछ ऐसे काम हैं जो अलग अलग सेंटर और स्टेट को और कंकरेंट को बांटे गए हैं। ठीक है, कंकरेंट का मतलब जिसमें दोनों सेंटर और स्टेट दोनों काम साथ मिलकर रूल्स बनाएगी। ठीक है, और हम बात करें तो इफेक्ट्स की बात करें तो जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट का टाइम बढ़ जाएगा, मिनिमम वो 1 ईयर्स तक बढ़ा सकते हैं। और क्या है, देखिए मान लीजिए कि आज की तारीख में जो ये नेशनल इमरजेंसी है वो हटा दी गई। अब ये नेशनल इमरजेंसी अगर हटा दी गई है तो विदिन 6 मंथ्स आपको इलेक्शन दोबारा करवाने पड़ेंगे। अगर आपका टेन्योर जो है 5 इयर्स का वो खत्म हो जाता है तो आपको विदिन 6 मंथ्स वापस इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो लॉ है या ये जो अमेंडमेंट है ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड करा था। अब इफेक्ट्स की और बात करें तो होल पावर बन जाता है। देन हम बात करें, हाँ हमारे सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सब छीन लिए जाते हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या था, अगर हम बात करें 1975 से 77 तक की, उसमें ये दोनों राइट्स जो थे वो भी छीन लिए जाते थे। ठीक है, लेकिन वापस से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल ने हमारा साथ दिया और हमने 20 और 21 को हटा दिया। 21 कहता है कि राइट टू लाइफ है, आपको आप आराम से जी सकते हैं। ठीक है, और 20 कहता है कि आप अगर अरेस्ट किए जाते हैं तो आपके पास एक पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आपको ग्राउंड बताया जाएगा कि आप किस चीज के लिए अरेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इफेक्ट्स हो गए हमारे। अब डिक्लेरेशंस जो भी करे गए हैं नेशनल इमरजेंसी के, हम उस पर बात कर लेते हैं। अभी तक 3 नेशनल इमरजेंसी इंपोज करी गई है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी ऐसा नहीं है कि नेशनल वाइड लेवल पर ही करी जा सकती है, एक छोटे छोटे लेवल पर यानी छोटे छोटे स्टेट्स के लिए भी करी जा सकती है। तो फर्स्ट 1962 में करी गई, जब चाइना के साथ वॉर चल रहा था तब नेशनल इमरजेंसी करी गई। कौन से रीजन में? नेफा के रीजन में, यानी कि जो हमारा अब ईस्टर्न पूरा रीजन है। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय वाला, वो वाला। सेकंड 1971 में करी गई। ये कब करी गई? जब बांग्लादेश वॉर चल रहा था। ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान वॉर चल रहा था तब करा गया। और थर्ड
जैसा हम बात कर चुके हैं 1975 से लेकर 77 तक, ये तो नेशनल वाइड इमरजेंसी है। अब यहाँ पे देखिए जो 1962 इमरजेंसी थी वो चल रही थी, तो 19 अराउंड ये 1965 के आसपास खत्म हो गई, लेकिन 1979 जब तक चल ही रही थी वाली इमरजेंसी, उसी के बीच में थर्ड इमरजेंसी लगा दी गई, और अराउंड 11 जैन 1977 को सेकेंड और थर्ड दोनों इमरजेंसी हटा दी गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा होल नेशनल इमरजेंसी। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट्स रूल की और स्टेट इमरजेंसी की और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की। तो सबसे पहले बात करें प्रेसिडेंट्स रूल कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी क्यों इम्पोज करा जाता है, कि अगर मैं कहूं कोई स्टेट है वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, क्यों लगाया गया? तो ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन जो है दो बताया गया। पहला ये है कि जब कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम ना कर रहा हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल्स बताए हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट को काम करने के लिए, अगर वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट उसको मेलिफाइड कर सकता है, यानी कि उस गवर्नमेंट को हटा सकता है और प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन बताया गया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर्स दिए स्टेट गवर्नमेंट को रिगार्डिंग कॉन्करेंट लिस्ट या सेंटर लिस्ट कि आपको ये काम अपने स्टेट में फैलाना है, और उसको करने में भी स्टेट गवर्नमेंट असमर्थ रहती है, नहीं कर पाती है, तब भी नेशनल मतलब प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन, यानी या तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम ना करे तब लगा दो, या सेंट्रल के अकॉर्डिंग काम ना कर रही हो, सेंट्रल की बात ना मान लो तब लगा लो। ठीक है, इसी का यूज करके आजकल भी या बहुत स्टार्टिंग से ही क्या हो रहा है कि ज्यादातर स्टेट्स जो हैं वो लगातार वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाई जाती है, लेकिन बाद में जाके मिनेर्वा मिल्स केस एक 1985 में आप पढ़ेंगे, वहां पर यहाँ पर एक जुडिशियल रिव्यू दे दिया गया कि अगर कोई प्रेसिडेंट ऐसा काम करता है कि किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगवाता है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा उन्हें, वहां पर आप उनके खिलाफ केस भी लगा सकते हैं कि भाई ऐसा है कि प्रेसिडेंट ने बिना किसी कारण के ऐसा लगवा दिया। अगर वो पास हो जाता है तो जो आपकी गवर्नमेंट थी वो वापस स्टेट में आ जाएगी और प्रेसिडेंट रूल हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल की। जिस दिन प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया किसी भी स्टेट में, उसके 1 मंथ के अंदर वापस दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होगी बात। ठीक है, अगर पास हुई वही 2/3 मेजोरिटी के साथ पास करवानी पड़ेगी, उससे कम में बात नहीं चलेगी। अगर पास करवा दी तो प्रेसिडेंट रूल लग गया। अब वापस यहाँ पे क्या होगा, पार्लियामेंट्री अप्रूवल तो लग गया, क्या एक बार लगाने से हम कितने टाइम तक भी चला सकते हैं क्या? सोचिए, जी नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिनिमम 3 इयर्स तक हम लगातार इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि 6 मंथ्स पे हमको अप्रूवल लेना पड़ेगा। पहली बात तो ये हो गई, ठीक, 6 मंथ्स पर अप्रूवल लेना पड़ेगा, और मिनिमम मैक्सिमम हम 3 इयर्स तक कंटिन्यूएशन चला सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस ही ऐसे होते हैं जब इस 3 इयर्स को बढ़ाकर हम कुछ आगे कर सकते हैं, जैसा कि पंजाब में हुआ था। पंजाब में 1985 से लेकर और 1987 से लेकर, ये आप देख लीजिएगा, 1992 तक क्या था, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। अराउंड 7 और 5 इयर्स जो था वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल था। क्यों? क्योंकि वहां पर टेररिज्म बहुत बढ़ गया था उस एरिया में। ठीक है, कम्युनलिज्म बहुत बढ़ गया था, तो वहां पर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं बैठा सकते थे सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगता ही रहा। ठीक है, रिवोकेशन की बात करें तो अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया कि भाई अब हटा दो, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल हटा दिया तो हट जाएगा आराम से, और कोई नहीं है। और अगर आप लोकसभा राज्यसभा में बिल पास करवा देते हैं कि उस एक स्टेट में अब हटा देना चाहिए प्रेसिडेंट रूल, तब भी हट सकता है। इफेक्ट्स की बात करें तो बात वही हो गई, अब प्रेसिडेंट के पास सारे अथॉरिटी आ गई है रिगार्डिंग टू स्टेट। अब स्टेट के सारे काम जो हैं वो प्रेसिडेंट करेगा, उसे एडवाइस कौन कर रहा होगा? उसे एडवाइस कर रहा होगा कैबिनेट मिनिस्टर्स, और पूरा जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट होता है वो सब उसे एडवाइस कर रहे होंगे। ठीक है, डिक्लेरेशंस की बात करें तो बहुत सारे डिक्लेरेशंस हुए हैं, बिहार, यूपी, पंजाब, ये सब इनसे भरा हुआ है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल हर जगह लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की। फाइनेंशियल इमरजेंसी बहुत ईजी, कोई ज्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी होती क्या है, बस देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी से मतलब है फाइनेंस से रिलेटेड जब काम हो जाए, यानी कि कोई कंट्री है, अब कंट्री के पास इतने डिपॉजिट्स ही नहीं की हैं, मतलब उसके पास, कंट्री के पास इतना इतना धन नहीं है जिससे वो आगे के काम चलाए, ठीक है, आगे की अलग अलग कामों को देखे, तब वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है। तो ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन पता लग गया, जब फिस्कल डिपॉजिट कम होने लग जाए अकॉर्डिंग टू नीड्स।
पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात करी जाए तो आराम से लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करवाएंगे, मेजॉरिटी के साथ पास करवा दो, होता रहेगा। अब पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन ये हो गया, ठीक है। यहां पर कोई लिमिट नहीं दी गई है कि आप 3 साल में करेंगे या 6 साल तक करेंगे, जब तक लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट को कि भाई अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी चल ही रही है, तब तक उसे लगातार बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रिवोकेशन की बात करें तो कभी भी हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट डायरेक्ट इनको बता देगा। इफेक्ट्स की बात करें तो इफेक्ट में यहाँ पर बहुत कैड़ा इफेक्ट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डायरेक्ट इफेक्ट होता है। उसमें पहला इफेक्ट अगर हम देखें तो जो यूनियन ऑफिसर्स जो हैं, ठीक है, या स्टेट ऑफिसर्स जो हैं, उन सब की सैलरी जो है उसको काटा जा सकता है। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट में जो काम कर रहा है बंदा या स्टेट की गवर्नमेंट में जो काम कर रहा है, उनकी सैलरी काट देंगे, उनकी सैलरी रोक देंगे, या हो सकता है सैलरी आधी दे दे, ठीक है। सेम काम होगा एचसी और एससी के जो जजेस होंगे, ठीक है, उनकी भी सैलरी काटी जा सकती है। एचसी एससी और जजेस की उनकी जो सैलरी होती है उनकी भी काटी जा सकती है, ठीक है। तो ये इफेक्ट्स हो गए। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक भी डिक्लेयर नहीं हुई है, ठीक है, तो ये अच्छी बात है थोड़ी सी। अगर हम देखें तो अगर मैं नेशनल इमरजेंसी की बात करूं तो नेशनल इमरजेंसी 352 से लेकर 355 तक आता है। देन स्टेट इमरजेंसी 356 से लेकर 3659 तक आता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी ओनली आर्टिकल 360 तक आता है, ठीक है। ये हमारा इमरजेंसी पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस में इतना ही, आगे हम जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।